नमस्कार, बिस्तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर तन्वी सिन्हा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बिस्तक के खास शो फायदे के फंड में, जहां हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। हम देख रहे हैं कि पिछले काफी दिनों से म्यूचुअल फंड में निवेशकों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। लोग समझ गए हैं कि अगर उन्हें महंगाई को बीट करना है तो म्यूचुअल फंड में निवेश एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए आज म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए आपके सवालों के जवाब जानते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट से। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जितेंद्र पीएस सोलंकी जी। आप सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, साथ ही आप सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है जितेंद्र जी। नमस्कार। सर, जब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड की तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शेयर मार्केट में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करने से काफ़ी घबराते हैं। ऐसे में सबसे पहले तो मैं अपने व्यूअर्स को आपके ज़रिए यही बताना चाहूँगी कि म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है और उससे उनको कैसे फ़ायदा हो सकता है, मुनाफा कैसे कमा सकते हैं वो इससे? देखिए, म्यूचुअल फंड में 3-4 सबसे बड़े फ़ायदे हैं। सबसे पहला कि आपको बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ₹1000 पर मंथ की एसआईपी से भी कोई अगर निवेश करना चाहे और शेयर जी। बाज़ार में रिटर्न कमाना चाहे, तो वो कमा सकता है। ये म्यूचुअल हुँ। फंड का सबसे बड़ा फ़ायदा है। दूसरा, एक डाइवर्सिफ़िकेशन मिलता है म्यूचुअल फंड के द्वारा। जब हम डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें रिसर्च करनी पड़ती है, एनालिसिस करना पड़ता है और 1-2 या स्टॉक्स जी। में हम इन्वेस्ट कर पाते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में जब आप किसी एक पर्टिकुलर स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, जो शेयर हुँ। बाज़ार में निवेश करती है, तो उसके ज़रिए आपको 40 या उससे ज़्यादा स्टॉक्स में डाइवर्सिफ़िकेशन मिलता है। तो ये एक दूसरा हुँ। सबसे बड़ा फ़ायदा है। तीसरा, एक प्रोफ़ेशनल मैनेजमेंट आपको मिलता है। आपको स्टॉक्स की रिसर्च नहीं करनी है, आपको म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करना है। फंड मैनेजर रिसर्च करके वो स्टॉक्स में निवेश कर रहा है। तो ये 2-3 फ़ायदे हैं जो एक किसी भी हुँ। रिटेल निवेशक को मिलते हैं म्यूचुअल फंड में। स्मॉल अमाउंट में निवेश करना, प्रोफ़ेशनल मैनेजमेंट मिलता है और सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो डाइवर्सिफ़िकेशन का। जी। जी, अगर हम बात करते हैं जब भी शेयर मार्केट की तो हमें पता है कि उसमें उतार-चढ़ाव उसका एक पार्ट होता है। लेकिन कहीं न कहीं उस उतार-चढ़ाव को के जो शॉक को है वो सेफगार्ड करता है म्यूचुअल फंड। तो उस लिहाज से भी हम कह सकते हैं कि वो अगर निवेश के लिए हम एक अच्छे रिटर्न का ऑप्शन ढूँढ रहे हैं तो म्यूचुअल फंड एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है? देखिए, किसी भी शेयर बाज़ार में निवेश करने के लिए आपकी लंबी अवधि होनी बहुत ज़रूरी है। होता क्या हुँ। है कि जब हम डायरेक्ट स्टॉक्स में निवेश करते हैं, तो स्टॉक्स हम आसानी से ट्रेड कर सकते हैं, बाय सेल कर सकते हैं और जब हम डेली प्राइसेज़ देखते हैं, तो कहीं न कहीं वो लंबी अवधि का जो गोल है, फ़ोकस है, वो हट जाता है। लेकिन जब जी। हम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं और अगर लंबी अवधि रखी है हमने, तो लंबी अवधि हुँ। में आपको रिटर्न ज़रूर मिलता है। ये रिसर्च भी बताती है, हिस्टोरिकल रिसर्च भी बताती है कि अगर आपने 15 साल से ज़्यादा का अगर आपने निवेश करा हुआ है, तो आप ऑलमोस्ट ज़ीरो लॉस पे आ जाते हैं, यानी कि आप प्रॉफ़िट ही कमाते हैं। तो लंबी अवधि का होना बहुत ज़रूरी है जब भी आप शेयर बाज़ार में निवेश करते हैं। जी। लंबी अवधि के साथ ही एनुअलाइज़्ड रिटर्न की अगर बात करें तो मोटा-मोटी कितना रिटर्न मिल सकता है ताकि हमारे व्यूअर्स ये समझ सकें कि जब वो किसी और निवेश ऑप्शन को चुनते हैं तो उससे ये कितना बेनिफिशियल हो सकता है कि अगर वो म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हों? देखिए, अगर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, तो हुँ। 12 से 15% का एनुअलाइज़ रिटर्न कोई भी इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर सकता है। अब डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में निवेश करते हैं, किस कैटेगरी में आपने कितना निवेश करा हुआ है, लार्ज हुँ। कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लंबी अवधि में 12 से 15% का एनुअलाइज़ रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो अगर हम देखेंगे किसी भी एसेट क्लास के मुकाबले कहीं ज़्यादा बेहतर हुँ। रिटर्न मिलता है। जी। मतलब इन्फ्लेशन को बीट करना है तो म्यूचुअल फंड एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है जहाँ पर आप एक लिमिटेड अमाउंट को हर मंथ आप इन्वेस्ट करके एक अच्छा-सा रिटर्न आप कमा सकते हैं। तो ऐसे में म्यूचुअल फंड में निवेश करना सेफ भी हो सकता है और साथ ही आपके लिए वो फ़ायदे का सौदा भी होगा। सर, अभी आपने अपनी चर्चा के दौरान कैटेगरी की बात की, तो हम ये समझना चाहेंगे कि अगर कोई शुरुआती इन्वेस्टर है और उसके पास अगर 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने के लिए है, उम्र की भी अगर बात कर लेते हैं क्योंकि हर उम्र के हिसाब से उनका रिस्क एपेटाइट अलग होता है, निवेश की स्ट्रैटेजी अलग होगी। तो अगर 30 साल का कोई व्यक्ति है, 10,000 उसे इन्वेस्ट करना है, तो किस कैटेगरी में और किस तरीके से अपने पैसों को वो एलोकेट करें? देखिए, सबसे पहली तो बात ये कि आप किसी भी एज प्रोफ़ाइल पे हैं। आपका हुँ। म्यूचुअल फंड पोर्टफ़ोलियो जब आप बनाते हैं, तो लार्ज कैप का होना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लार्ज कैप एक ऐसी कैटेगरी है,
जो आपको एक बढ़िया रिटर्न देती है और साथ में आपको कंसिस्टेंट रिटर्न देती है। तो हुँ, लार्ज कैप का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसके अलावा जो कैटेगरी आती है वो मिड कैप और स्मॉल कैप है। अगर कोई जैसा आपने कहा 30 साल का युवक है, वो अगर हुँ। निवेश करना चाहता है, ₹10,000 पर मंथ है, तो मेरी राय में 60% जो है वो लार्ज कैप ओरिएंटेड होना चाहिए और 40% जो है वो मिड कैप, स्मॉल कैप दूसरी कैटेगरीज़ में वो निवेश कर सकता है। हुँ। इसमें एक लंबी अवधि है, 15-20 साल है उसके पास, तो एक अच्छा पोर्टफोलियो बन सकता है। अब अगर वो कंफर्टेबल हो जाता है आगे चल के तो मिड कैप को थोड़ा बढ़ा सकता है और अपने पोर्टफोलियो को उस तरीके से जो है बेहतर बना सकता है। बट मेरी राय में लार्ज कैप होना बहुत इम्पोर्टेंट है और लार्ज कैप का एक बड़ा हिस्सा आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, जो आपके पोर्टफोलियो को एक कंसिस्टेंट रिटर्न प्रोवाइड करता है। जी। ये तो हमने बात की कि कितना परसेंट उनके निवेश का होना चाहिए अलग-अलग कैटेगरी में। लेकिन क्या म्यूचुअल फंड में जो निवेश की संख्या होती है, कितने म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं, उसको भी लेकर कैपिंग का ध्यान रखना चाहिए? आइडियली रखना चाहिए। हमने देखा है कि कई लोग सिर्फ़ निवेश के लिए बहुत सारी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश कर देते हैं। हुँ, एक पास्ट हिस्टोरिकल रिटर्न देखते हुए अलग-अलग सेम कैटेगरीज़ में जो है ज़्यादा निवेश हो जाता है। तो जब भी आप निवेश कर रहे हैं, पहली बात बहुत ज़्यादा स्कीम्स को आपको निवेश करने की ज़रूरत नहीं है। 3 या 4 स्कीम मुझे ऐसा लगता है बेहतर हैं आपके किसी भी इक्विटी पोर्टफोलियो के लिए। और वो जी। 3-4 स्कीम में भी आप एक डाइवर्सिफिकेशन लेके आइए कि अलग-अलग कैटेगरीज़ से वो स्कीम हो। तो लार्ज कैप है, मिड कैप है, फ्लेक्सी कैप जैसी कैटेगरी है जिसमें कुछ इंटरनेशनल एक्सपोज़र भी है। हुँ, तो हुँ। इस तरीके से आपके जो पोर्टफोलियो में ओवरलैपिंग जो होता है, वो ओवरलैपिंग जितना कम होगा, उतना आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा। जो बहुत सारे निवेशक हैं, वो 7 या 8 इक्विटी स्कीम्स ले आते हैं अपने पोर्टफोलियो में, हुँ। उसमें आपको बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिलता है। जी। सर फ़ायदे के फ़ंड हमारा ये जो सीरीज़ है, इसमें हमारी यही कोशिश है कि हम अपने व्यूअर्स को म्यूचुअल फ़ंड के बारे में तमाम जो जानकारी है, उसे अपडेट कराते रहें और यहाँ हम बात करें, तो हम देख भी रहे हैं कि पिछले काफ़ी दिनों में जो म्यूचुअल फ़ंड निवेशकों की संख्या है, वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और उनके में अवेयरनेस आ गया है कि वो कैसे म्यूचुअल फ़ंड में निवेश कर सकते हैं। लेकिन हर बार हम अपने व्यूअर्स को यही बताते हैं कि आप कभी भी निवेश से संबंधित कोई भी डिसीजन लेने की ओर आगे बढ़े तो वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर लें क्योंकि वो आपको बेहतर तरीके से गाइड कर पाएँगे कि आप कैसे अपने पैसों को इन्वेस्ट करें और कहाँ इन्वेस्ट करें। सर हमने ये भी ट्रेंड देखा है पिछले दिनों कि स्मॉल कैप फंड की तरफ लोगों का काफ़ी ज़्यादा रुझान बढ़ा है क्योंकि जहाँ रिस्क की बात आती है, रिस्क इसमें बढ़ जाता है और रिटर्न भी बढ़ जाता है। तो क्या आपको लगता है कि स्मॉल कैप फंड में निवेश करना शुरुआती दौर की अगर बात करें तो वो बेहतर हो सकता है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप शुरू कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में निवेश, तो आपकी शुरुआत जो है वो लार्ज कैप से होनी चाहिए। एक बढ़िया लार्ज कैप इंडेक्स फंड अगर आपने ले लिया, तो आपकी हुँ, शुरुआत अच्छी हो सकती है। स्मॉल कैप की जहाँ तक बात है, एक वोलेटाइल कैटेगरी है, हाई रिटर्न हुँ, है, हाई रिस्क कैटेगरी है और स्मॉल कैप का जितना ज़्यादा आपके पोर्टफोलियो में हिस्सा होगा, उतना पोर्टफोलियो आपका वोलेटाइल बनेगा, उतना हुँ, उतार-चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि आपका पोर्टफोलियो भी एक प्रॉपर एसेट एलोकेशन होना चाहिए। कितना लार्ज कैप, कितना मिड और स्मॉल कैप, तो 60% आप लार्ज कैप रखते हैं, 40% मिड और स्मॉल कैप में रखते हैं, उसमें 10-15% स्मॉल कैप ले लिया आपने, बाकी मिड कैप ले लिया। इस तरह का पोर्टफोलियो ज़्यादा बेहतर होता है एक लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट रिटर्न देने के लिए। अब स्मॉल कैप जी। जैसी कैटेगरी को आप जितना बढ़ाएँगे, उतना आप पोर्टफोलियो में वोलेटिलिटी को बढ़ाएँगे। हो सकता है कि आपकी उतनी ज़्यादा रिस्क एपेटाइट ना हो। जी, बिल्कुल। सर फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप फंड इनका भी आपने ज़िक्र किया और इसकी भी लोगों के बीच में काफ़ी चर्चा रहती है। दोनों को थोड़ा-सा हम डिफरेंशिएट करके समझना चाहेंगे, दोनों में क्या अंतर है और आपके अनुसार कौन से में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? देखिए फ्लेक्सी कैप फंड्स इक्विटी के अंदर डिफरेंट एक्सपोज़र लेते हैं। ज़्यादातर हुँ, फ्लेक्सी कैप फंड आप देखेंगे तो एक इंटरनेशनल एक्सपोज़र भी उसके अंदर होता है। अगर आप किसी 30% 35% इंटरनेशनल इक्विटी एक्सपोज़र मिलेगा, 30-35% आपको इक्विटी एक्सपोज़र मिलेगा। कुछ लार्ज कैप है, कुछ मिड कैप में एक्सपोज़र आपको मिलेगा। तो इस तरीके से फ्लेक्सी कैप जो है वो हुँ, अपने एक्सपोज़र को डाइवर्सिफ़ाई करता है। वहीं मल्टी कैप फंड है, वो इक्विटी, डेट और गोल्ड के अंदर जो है पोर्टफ़ोलियो को डाइवर्सिफ़ाई करते हैं।
तो दोनों के अंदर जी। ये एक डिफरेंशिएशन मिलता है एसेट क्लास का कि किस एसेट क्लास में वो हुँ, डाइवर्सिफाई करते हैं। और फ्लेक्सी कैप के अंदर जो एक्सपोजर है वो एक सीमा के अंदर निश्चित किया हुआ होता है। वहीं मल्टी कैप में फंड मैनेजर जो है वेरी कर सकता है एक्सपोजर बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशंस। तो मल्टी कैप फंड एक प्योरली मल्टी कैप हो जाता है जहाँ फंड मैनेजर बहुत तरीके से हुँ, एसेट एलोकेशन को वेरी कर रहा है। हुँ, वहीं अगर आप फ्लेक्सी कैप में देखेंगे तो एक सीमा के अंदर जो है निश्चित सीमा के अंदर फंड मैनेजर जो है एक एक्सपोजर लेके चल रहा है, चाहे वो इंटरनेशनल जी। इक्विटी एक्सपोजर हो, चाहे वो डोमेस्टिक इक्विटी एक्सपोजर हो। अब दोनों का अपना महत्व है। आपको किस हुँ, फंड में निवेश करना चाहिए डिपेंड करता है आप क्या ऑब्जेक्टिव है। आप हुँ, अगर फंड मैनेजर पे छोड़ना चाहते हैं एसेट एलोकेशन को, तो मल्टी कैप फंड अच्छे हो सकते हैं। आप खुद से जी। एसेट एलोकेशन नहीं कर सकते हैं, वहाँ आप फंड हुँ, मैनेजर जो है एसेट एलोकेशन करता है। बट अगर आपको इंटरनेशनल इक्विटी एक्सपोजर भी चाहिए, तो फ्लेक्सी कैप फंड जो है एक अच्छा कैटेगरी है जिसमें आपको इंटरनेशनल इक्विटी एक्सपोजर भी मिलता है। जी। सर, अभी आपने बात की कि आप एएमसी क को अगर हम समझना चाहें कि किस म्यूचुअल फंड हाउस में हम पैसे लगाएँ, क्योंकि जब हमारे पास ऑप्शंस आते हैं तो बहुत तरह के हैं। स्मॉल कैप फंड की कैटेगरी हो या लार्ज कैप फंड, अलग-अलग फंड हाउसेज़ हैं जो इसके स्कीम्स प्रोवाइड कराते हैं। तो सेलेक्ट कैसे करें और कैसे समझ में आएगा कि इसमें अगर पैसा लगाएँगे तो जो उनका डिसीजन होगा वो उनको फ़ायदा पहुँचाने वाला होगा? देखिए, फंड हाउस कोई भी हो सकता है। हुँ, आपको एनालाइज़ करने की ज़रूरत है कि जो स्कीम में आप निवेश कर रहे हैं, उस स्कीम का हुँ, ऑब्जेक्टिव क्या है? उसके स्कीम की उस कंपनी का जो है पास्ट रिकॉर्ड कितना है इंडिया के अंदर? हुँ, अगर कोई नई म्यूचुअल फंड कंपनी है, तो कॉर्पस साइज़ छोटा होगा। उसका क्या ऑब्जेक्टिव है स्कीम का? किस तरीके से पोर्टफोलियो मैनेज हो रहा है? हुँ, कुछ रेशियोज़ होते हैं जिसमें कंपैरिज़न आप कर सकते हैं। शुरुआती दौर में मुझे ऐसा लगता है कि किसी एक कंसिस्टेंट कंपनी पुरानी कंपनी है अच्छे फंड्स मैनेज करती है, उसके फंड्स में आप निवेश करके अपने आप को कंफर्टेबल कर सकते हैं। कोई अगर नई जी। कंपनी आती है, तो ऑब्वियसली आज हुँ, की डेट में अगर कोई नई कंपनी बिज़नेस स्टार्ट करेगी तो सब एनएफओज़ लेके आएगी। वो एनएफओ लेके आएगी शायद उसी कैटेगरी में जिस कैटेगरी के स्कीम्स ऑलरेडी अवेलेबल होंगे और जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। तो नए जी। निवेशक के लिए ज़रूरी है कि वो पुरानी स्कीम से स्टार्ट करे जिसका ऑलरेडी हुँ, परफॉर्मेंस उसने देखा है और जिस कंपनी के बारे में उसपे कॉन्फिडेंस ज़्यादा आता है। अगर किसी नई स्कीम में आपको निवेश करना है, तो आपको ये देखना होगा कि उस स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव है, वो आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव से कितना डिफरेंट है? क्या वो मीट हुँ, करता है? और क्या वो कैटेगरी ऐसी है कि जो आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी नहीं है? अगर नहीं है, तब आप सोच सकते हैं, लेकिन अगर वो कैटेगरी ऑलरेडी है, तो मुझे नहीं लगता किसी नई कंपनी में या नई उसके किसी एनएफओ में निवेश करने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो कंपनी का जी। सिलेक्शन इस पे डिपेंड करता है कि आपका क्या ऑब्जेक्टिव है और आप किस हुँ, तरह के निवेशक हैं। अगर आप ऑलरेडी एक्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड निवेशक हैं और कुछ ऐसा आपको डिफरेंट मिलता है, तो आप सोच सकते हैं। लेकिन अगर आप नए निवेशक हैं, तो हुँ, एक्जिस्टिंग स्कीम में निवेश करने से आपको कुछ टाइम तक एक कॉन्फिडेंस लेवल आएगा, उसके बाद आप सोच सकते हैं। जी। यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि शुरुआती दौर की अगर बात की जाए, तो शुरुआती दौर में बेहतर होगा कि जिनका पास्ट हिस्ट्री है, अच्छा हिस्ट्री है, वो वैसे फंड हाउसेज़ को वो चुनें और उसके साथ शुरुआत करें। सर, हम ये भी समझना चाहेंगे कि जब भी हम म्यूचुअल फंड में एसआईपी की बात करते हैं, तो अगर हम कंसिस्टेंटली एक ही अमाउंट को अपने पैसे के एक ही अमाउंट को एसआईपी में डाल रहे हैं, अगर मान लीजिए 10,000 की हम बात करते हैं, तो हर साल अगर 10,000 ही डालेंगे, तो हम वो किसी एक डिज़ायर्ड टारगेट तक पहुँचने में हमें काफ़ी वक़्त लग सकता है, क्योंकि कंपाउंडिंग का फ़ायदा तो मिलता ही है, स्टेप अप का यहाँ कॉन्सेप्ट आ जाता है। कहते हैं कि हर साल कुछ ना कुछ आपको अपने इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को बढ़ाना चाहिए। सर, उसके महत्व को हमारे व्यूअर्स ज़रूर जानना चाहेंगे। देखिए किसी भी अगर हम सैलरीड क्लास की बात लेते हैं तो आपकी सेविंग्स फिक्स्ड है। उसी सेविंग्स के अंदर आपको जो है अपने सारे गोल्स मीट करने हैं। और होता हुँ, क्या है कि आज की डेट में जब हम देखते हैं गोल्स की रिक्वायरमेंट चाहे वो बच्चों की एजुकेशन हो, आपका रिटायरमेंट हो तो रिक्वायरमेंट बहुत हाई निकल के आती है। और आपके पास एक लिमिटेड रिसोर्स है। अब पॉसिबल नहीं होता है आज की डेट में कि आप उतना रिसोर्सेज लगा सकें। आपके पास कम रिसोर्सेज हैं। तो उस आप अगर फिक्स रिसोर्सेज लगाएँगे तो ज़्यादा के साथ आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। स्टेप अप एसआईपी में क्या होता है कि आप अपने निवेश या कंट्रीब्यूशन को आप हर साल बढ़ाते चले जाते हैं। तो उसमें स्ट्रैटेजी ये होती है कि कम से आप स्टार्ट करें और हुँ, अपने कंट्रीब्यूशन को हर साल बढ़ाते जाएँ। तो आपको फ़ायदा ये मिलता है कि आप अपने गोल को
इस स्ट्रैटेजी के साथ आप अपने अचीव कर पाते हैं अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ। तो जो स्टेप अप एसआईपी है वो अच्छा ऑप्शन होता है जहाँ पे आपके पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है और आपको दूसरे गोल्स भी देखने हैं और हर गोल के लिए आपके पास जो है जो फिक्स रिसोर्स है, अगर मैं फिक्स इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा, वो आपके पास उतना रिसोर्स अवेलेबल नहीं है। तो स्ट्रैटेजी ये हो जाती है कि आप कम के साथ स्टार्ट करें। शायद दस जी, हजार पर मंथ फिक्स की जरूरत थी, लेकिन स्टेप अप में आपको केवल 5,000 पर मंथ के साथ स्टार्ट करना पड़ रहा है, तो वो आप आसानी से जी। मीट कर पाते हैं। जी। सर, एक और सवाल मेरा ये होगा कि इस वक़्त किन सेक्टर्स पर, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं, आपको पता होगा कि म्यूचुअल फंड हाउसेज़ इस वक़्त किन सेक्टर्स पर अपनी निगाहें लगाकर रखे हुए हैं और सबसे उनके टॉप लिस्ट में कौन से सेक्टर्स आ रहे हैं? देखिए, वैसे तो अगर किसी रिटेल निवेशक को निवेश करना हो तो डाइवर्सिफाइड इक्विटीज बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। लेकिन अगर हम हुँ, बजट की बात करें, जैसे बजट में भी फोकस आया, तो इंफ्रास्ट्रक्चर थीम जो है वो एक बड़ा हुँ, फोकस निकल के आ रहा है, जो अभी आने वाले कुछ समय तक जो है इंडिया के अंदर रहेगा। एनर्जी सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर पे भी एक बड़ा फोकस होने वाला है। डिजिटल इंडिया है, डिजिटल इंडिया पे भी फोकस जो लास्ट बजट में अनाउंस किया गया था 25 साल के लिए, तो वो भी एक बड़ा फोकस होने वाला है। तो ये एक ऐसे सेक्टर्स हैं, ऐसे थीम्स हैं, जो शायद इंडिया में अभी आगे चल के जो है अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन किसी भी जी। निवेशक के लिए मेरी राय यही होगी कि आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड तक जो है वहां तक सीमित रखें। और सेक्टर हुँ। फंड्स में अगर आप निवेश करना भी चाहते हैं तो पोर्टफोलियो का 5% तक का हिस्सा होना चाहिए। उसके बियॉन्ड मुझे नहीं लगता कि आपको सेक्टर फंड में निवेश करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वही सेक्टर्स आपको डाइवर्सिफाइड इक्विटी में भी मिलते हैं। जी। जब टैक्स कलेक्शन की बात आती है और इस वक़्त सभी अपने फाइनेंशियल ईयर को वाइंड अप कर रहे होते हैं, तो टैक्स सेवर फंड और ईएलएसएस स्कीम की भी बात आती है। सर, थोड़ा-सा ईएलएसएस स्कीम को समझना चाहेंगे। इससे कैसे फ़ायदा हो सकता है? क्या लॉक इन पीरियड है? और क्या इसमें कोई डिफ़रेंस है बाकी नॉर्मल म्यूचुअल फंड में अगर वो निवेश करते हैं या ईएलएसएस स्कीम के तहत वो निवेश कर रहे हैं तो? ईएलएसएस का मतलब है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। अब सेविंग स्कीम नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये एटीसी बेनिफिट के अंडर में आती है। यानी कि आप जितना भी निवेश करते हैं 1,50,000 तक का आपको एटीसी के अंदर बेनिफिट आप इसमें ले सकते हैं। हुँ, अब क्योंकि इसमें एटीसी का बेनिफिट मिलता है, इसलिए ईएलएसएस स्कीम में 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। यानी कि आपने एक बार निवेश शुरू कर दिया, निवेश कर दिया आपने, तो आपका पैसा 3 साल के लिए लॉक हो जाता है। आप 3 साल तक पैसे को निकाल नहीं सकते। 3 साल के बाद ये ओपन एंडेड हो जाती है, यानी कि आप कभी भी चाहें तो अपना पैसा निकाल सकते हैं। अब इसको हम लमसम और एसआईपी के में समझें, तो अगर आपने एक एसआईपी स्टार्ट करी है तो हर इंस्टॉलमेंट, मंथली इंस्टॉलमेंट 3 साल के लिए लॉक इन होगी। यानी कि आज हुँ, इस मंथ की इंस्टॉलमेंट अगले 3 साल के लिए, जो मार्च में आप इंस्टॉलमेंट करेंगे वो 3 साल के बाद जो भी मार्च आएगा उसमें जो है वहां तक उसका लॉक इन होगा। तो हर जी। इंस्टॉलमेंट 3 साल के लिए लॉक इन हो जाती है। तो ये हुँ, लॉक इन पीरियड है। जहाँ तक इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम की बात है, ये जो दूसरे डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड स्कीम होते हैं, वैसे ही होती हुँ, है। अलग ईएलएसएस स्कीम्स में अलग-अलग एक्सपोज़र हो सकते हैं। कोई स्कीम शायद लार्ज कैप में ज़्यादा एक्सपोज़र कर सकती है, कोई मिड कैप में थोड़ा ज़्यादा एक्सपोज़र कर सकती है। तो वो आपको देखना होगा कि आपकी ईएलएसएस स्कीम पोर्टफोलियो किस तरह से बनाती है, कौन से पोर्टफोलियो में एक्सपोज़र ले रही है। लेकिन होती डाइवर्सिफाइड इक्विटी स्कीम्स की तरह ही है, इनका भी पोर्टफोलियो वैसे ही डाइवर्सिफाइड होता है। जी। सर, कुछ ऐसी चीज़ें जो रिटेल निवेशक को ध्यान रखनी चाहिए, वो हम आपके ज़रिए जानना चाहेंगे। देखिए, किसी भी रिटेल निवेशक को हुँ, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना होगा कि एक एसेट एलोकेशन अप्रोच बनानी चाहिए। आप पास्ट रिटर्न्स को देख के जो है किसी भी स्कीम्स की तरफ ना भागें। जैसा स्मॉल कैप को ही हम लेते हैं, अगर पास्ट रिटर्न देख के हम भागेंगे तो शायद निवेशक सारा का सारा पैसा स्मॉल कैप में लगाना चाहेंगे, क्योंकि सबसे बढ़िया रिटर्न मिल रहा हुँ, है। बट एक एसेट एलोकेशन अप्रोच ही सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में और आपकी वेल्थ क्रिएशन में। तो और पास्ट रिटर्न्स को आप क्राइटेरिया मत बनाएं, केवल जो पास्ट रिटर्न्स के बेस पर एक क्राइटेरिया ना बने। आप पूरी तरह से एनालिसिस करें और रिटर्न्स वन ऑफ द क्राइटेरिया में ही रहना चाहिए। आपको जी। रिटर्न्स के पीछे नहीं भागना है, आपको अपने गोल्स के पीछे जाना है। और जो हुँ, अपने गोल्स अचीव करने के लिए जो बढ़िया एसेट एलोकेशन आपकी रिस्क एपेटाइट के अंडर बनता हो, आप उसी हुँ, को फॉलो करें। मार्केट के उतार चढ़ाव में आपका एसेट एलोकेशन वेरी कर सकता है, उसको आप रीबैलेंसिंग करें। लेकिन एसेट एलोकेशन से छेड़छाड़ मार्केट कंडीशन के बेस पे ना की जाए कि अगर इक्विटी हुँ, मार्केट अच्छा चल रहा है तो मैंने सारा का सारा पैसा निकाल के इक्विटी में डाल दिया, कल को इक्विटी डाउन गया तो मैंने सारा पैसा डेट में डाल दिया।
वो ना करें। एसेट एलोकेशन अप्रोच आपके गोल अचीवमेंट तक फॉलो होनी चाहिए। जी। सर एक सवाल और भी आता है हमारे कमेंट सेक्शन में मैंने देखा है, लोग पूछते हैं कि जब म्यूचुअल फंड में हमने पैसे लगाए तो हमें पता है कि उन्होंने जो अगर 1000 पैसे लगाए तो वो उनका उतना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। लेकिन जब पैसे निकालते हैं तो किस तरह का डिडक्शन होता है? और अगर हम बात करें अगर 1000 वो इन्वेस्ट कर रहे हैं और अगले ही महीने निकाल रहे हैं किसी भी कारण से, तो क्या मतलब तुरंत पैसे निकालने पर कुछ अलग डिडक्शन होता है और कुछ सालों के बाद कुछ और ज़्यादा डिडक्शन होगा? किस तरीके से उसमें पैसे कटते हैं, टैक्स कटता है, क्या है वो प्रोसेस पूरा? देखिए, हर म्यूचुअल फंड स्कीम्स हुँ, में एक एग्जिट लोड होता है। एग्जिट लोड का मतलब है कि अगर आपने एक निर्धारित समय के अंदर ये पैसा निकाल लिया, तो आपका जो है एक लोड, या हम इसको बोले एक पेनल्टी की तरह काउंट होता है कि एक पेनल्टी ली जाएगी। अब ये एग्जिट लोड आपके एनएवी में ही डाल दिया जाता है। यानी कि हुँ, आपको जो मार्केट एनएवी है उससे कम एनएवी पे आपको रिडम्पशन मिलता है। अब लिक्विड हुँ, फंड के अंदर 15 दिन का एग्जिट लोड हो सकता है, इक्विटी फंड के अंदर 1 साल का एग्जिट लोड होता है। यानी कि 1 साल से पैसा निकाला या 6 महीने से पहले पैसा निकाला, तो आपको जो है एग्जिट लोड देना पड़ेगा। तो एक एग्जिट लोड एक पेनल्टी की तरह होता है निर्धारित हुँ, समय के लिए। ये इसलिए लगाया जाता है ताकि निवेशक एटलीस्ट उतने समय के लिए इसमें इन्वेस्टेड रहे। तो एग्जिट लोड एक है। दूसरा टैक्सेशन आता है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों टैक्सेशन अलग होते हैं बेस्ड ऑन आपका होराइज़न क्या है। अगर हम इक्विटी फंड की बात करें तो 1 साल के अंदर अगर आप पैसा निकालते हैं तो जो भी आप प्रॉफिट कमाते हैं वो शॉर्ट टर्म काउंट होता है और वो हुँ, 15% पे टैक्सेबल होता है। लेकिन 1 साल के बाद अगर आप पैसा निकालते हैं तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स काउंट होता है, जिसका टैक्सेशन 10% है बिना किसी इंडेक्सेशन बेनिफिट के। वहाँ पे आपको जो सारा इक्विटी गेन्स है आपके पोर्टफोलियो में, उसमें 1 लाख तक का आपको एग्जेम्पशन मिलता है। तो बेस्ड ऑन होल्डिंग पीरियड आपका टैक्सेशन वेरी करता है, चाहे वो इक्विटी फंड हो। डेट फंड के अंदर अब टैक्सेशन जो है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एक ही तरीके से कर दिया है, इंडेक्सेशन बेनिफिट हटा दिया है और जो भी आप प्रॉफिट होगा वो आपकी इनकम में ऐड होगा और जो भी आपकी टैक्स स्लैब होगी उसके अकॉर्डिंग टैक्सेबल होगा। तो एग्जिट लोड और टैक्स 2 चीजें हैं जिसका डिडक्शन आपको मिलता है, और सॉरी जिसका डिडक्शन आपको लगता है। अब जी। डिडक्शन एग्जिट लोड का तो हो जाता है जब आप रिडम्पशन करते हैं, लेकिन जो टैक्स है वो आप पे करते हैं जब आप आईटीआर फाइल करते हैं, रेजिडेंट इंडियन के लिए। एनआरआईज़ के हुँ, लिए ज़रूर टीडीएस डिडक्शन होता है जब भी वो रिडम्पशन करते हैं। जी। जी सर बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अंत में अगर आप कोई मैसेज देना चाहें हमारे व्यूअर्स को? मेरा यही मैसेज होगा, मार्केट हीट अप है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बहुत सी कैटेगरीज़ हैं जो शायद दूसरी कैटेगरी से अच्छा परफॉर्म कर रही होंगी। तो इस वक़्त एक हुँ, बड़ा कन्फ्यूज़न आता है कि क्या हम क्या करें? क्या रुक जाएँ? मार्केट का नहीं पता है, क्या डाउन आएगा? क्या हमें निवेश हुँ, कंटिन्यू करना चाहिए? तो मेरी यही राय होगी, अगर आपके गोल्स लॉन्ग टर्म है और लंबी अवधि है, अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखिए। आप एक अच्छी जर्नी पे हैं। इंडिया का फ्यूचर बहुत ब्राइट है और हमें आगे अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो जो भी आपने एसेट एलोकेशन अप्रोच लगाई है अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए, उसको कंटिन्यू करें और मार्केट को देखते हुए अपने इन्वेस्टमेंट को ना रोकें। अपने गोल तक अपने कंट्रीब्यूशन को कंटिन्यू करते रहें। जी बिल्कुल सर जो कर रहे हैं ऑलरेडी इन्वेस्ट वो कंटिन्यू करें और जिन्होंने शुरुआत नहीं की है अभी तक अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी की, वो आज ही से शुरुआत करें। म्यूचुअल फंड से छोटे से निवेश के साथ वो शुरुआत कर सकते हैं। सर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया बिस्तक पर आने के लिए। थैंक यू। उम्मीद है आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिजतक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।